हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 की करेंगे पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले हीट वर्क ये सब के बारे में बेसिक तो जान चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है? इसको और के अंत क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? ये सबको हम लोग जानते हैं क्या, कि ये बोलता है कि एनर्जी का ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको सिर्फ इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म। ये है तुम्हारा क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, यही तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब याद रखना, फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर क्लोज सिस्टम, फॉर क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। पहला हम देखेंगे साइकिल के लिए। जब कोई सिस्टम कोई साइकिल को पूरा कर रहा हो, जैसे मान लो कि ये पीवी डायग्राम, ठीक है। मान लो एक प्रोसेस यहाँ से यहाँ हुआ, 1 से 2, फिर 2 से 1 चली गई, तो क्या हुआ? एक पूरा साइकिल कवर किया। तो इस टाइम पे जब कोई साइकिल बन रहा हो, तब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है कि टोटल हीट इज इक्वल टू नेट हीट इज इक्वल टू नेट वर्क। ये बोलती है तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर ए साइकिल। ये किसके लिए है? साइकिल के लिए, याद रखना ये साइकिल के लिए है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ठीक है, इसको अगर हम लिखना चाहें Q1 माइनस W1 इज इक्वल टू W2 माइनस Q2, देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि Q1 माइनस W1, 1 मतलब सिर्फ एक प्रोसेस के लिए हम इस प्रोसेस का नाम 1 ही कर रहे हैं, मान लो रख रहे हैं। तो Q1 माइनस W1 इक्वल टू Q2 माइनस W2, ये कुछ देगा वैल्यू, मान लो कुछ कांस्टेंट वैल्यू हमको C मिला। तो इससे हमको क्या पता चला कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट में अगर हम देख रहे हैं तो एक तो डिफरेंस मिल रहा है, और डिफरेंस का कुछ अगर वैल्यू हमको तो मिल रहा है, कुछ कांस्टेंट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, और पॉइंट पे अगर मेरा डिपेंड करता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। तो क्या बोलता है? प्रॉपर्टी। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है कि Q माइनस W ये एक प्रॉपर्टी होगा, और ये सी प्रॉपर्टी को हम लोग नाम नहीं कर दे देते हैं स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये था तुम्हारा साइकिल के लिए, और यहाँ से हमको मिल गया Q माइनस डब्ल्यू। हम यहाँ पे देखे थे एक प्रोसेस के लिए था, यहाँ से यहाँ तक के लिए कि Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू कुछ हमको मिला था कांस्टेंट। मतलब ये दो पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, और पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है तो ये एक प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी को नाम दे दिया गया है क्या? स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग इससे क्या हम लोग को मिल रहा है? इससे हमको क्या मिल रहा है कि फॉर प्रोसेस के लिए हम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या मिल रहा है कि डेल क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। यहाँ पे था Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी, तो यही जो है ये है तुम्हारा स्टोर्ड एनर्जी, चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी। हम सबको चेंज में लिख दें, चेंज इन
स्टोर्ड एनर्जी, चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से ये किसके लिए हो गया, तो प्रोसेस के लिए। प्रोसेस के लिए जब भी बोला डेल क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू, ये तुम्हारा क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर प्रोसेस इन ए क्लोज सिस्टम, इन ए क्लोज सिस्टम। प्रोसेस के लिए, साइकिल के लिए देख लिए, ये दोनों है क्लोज सिस्टम के लिए। अब अगर हम लोग क्या, ये स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी ये बना होता है डी यू प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, डी यू जो है ये है तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये जो दोनों है ये तुम्हारा मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर कोई स्टेशनरी सिस्टम है तो उस केस में क्या हो जाएगा, डी काइनेटिक एनर्जी प्लस टी पीई पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो उस केस में हम क्या ले सकते हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, और डी यू क्या है मेरा, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो याद रखना फर्स्ट लॉ से हम लोग को मिलता है इंटरनल एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ये किसके लिए है, क्लोज सिस्टम के लिए, प्रोसेस के लिए। प्रोसेस कैसा होगा, तो तुम्हारा तो रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है। और ये जो साइकिल के लिए देखे थे, ये भी क्या है, क्लोज सिस्टम के लिए, साइकिल के लिए है, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ रिवर्सिबल के लिए देखेंगे, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, तो डेल क्यू इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, डी यू प्लस वर्क डी डब्ल्यू। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं रिवर्सिबल वर्क का क्या होता है, फॉर्मूला पी इंटू डी पी। तो ये जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल क्लोज सिस्टम, रिवर्सिबल क्लोज्ड सिस्टम के लिए। ठीक है, जो जो पढ़ा रहे हैं ये सब एक कॉपी में तो नोट्स कर लो, नोट कर लेगा, बना लेगा तो बहुत काम आएगा तो बाद में, और नोट अगर तो नहीं बनाया तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए नोट्स बना के ही करो, पढ़ो, बहुत बाद में काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा था फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक फॉर क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और कुछ कुछ टर्म पढ़ते हैं, जैसे आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि जिसमें एनर्जी ट्रांसफर क्या होगा, जीरो होगा, नो एनर्जी ट्रांसफर, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एनर्जी ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, मतलब मास ट्रांसफर भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि वर्क जीरो, हीट ट्रांसफर जीरो। तो फाइनली क्या होता है कि जैसे यहाँ से क्या मिलेगा, ये अगर जीरो हो गया, ये अगर जीरो हो गया तो ये कांस्टेंट, ये अगर जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो ये कांस्टेंट होगा। तो डी ई इज इक्वल टू जीरो, यानी ई जो होगा ये कांस्टेंट। तो इससे तुमको क्या ये हो रहा है, तो मिल रहा है कि ये डेल में। ठीक है, तो इससे क्या मिल रहा है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब कोई चेंज नहीं होता है, कोई मतलब एनर्जी में चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो एक मशीन है, यूनिक टाइप का मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन। ठीक है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड इसको बोला जाता है PMM1। ये क्या होता है देखो, तो एक वैसा मशीन जो बोलता है कि बिना एनर्जी लिए, बिना हीट लिए कंटिन्यूअसली वर्क देता है। ऐसा कभी हो सकता है,
कभी नहीं। ये क्या है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इमेजिनरी, इमेजिनरी कंसेप्ट, ये है इमेजिनरी कंसेप्ट। ये ऐसा हो नहीं सकता है कि बिना हीट लिए कोई वर्क दे, तो कंटिन्यूसली वर्क दे। और अगर ऐसा हुआ तो ये फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को क्या करेगा, वायलेट्स करेगा। मतलब फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक जो है उसको, अगर ये मशीन अगर संभव हो गया कि बिना एनर्जी तो दिए वो वर्क करे, तो फर्स्ट लॉ को फ्लो नहीं करेगा, यानी फर्स्ट लॉ जो है वो गलत ही हो जाएगा, मतलब साबित हो जाएगा। इसलिए ये क्या है, आइडियल कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, ये कभी नहीं संभव है। ठीक है, तो ये तुम्हारा PMM1। अब हम लोग पढ़ेंगे इंथाल्पी। पढ़ी क्या इंथाल्पी, इंथाल्पी क्या होता है, देखो इंथाल्पी, इंथाल्पी क्या होता है, तो इंथाल्पी कुछ नहीं है, U प्लस PV, ये जो टर्म है इसी को बोला जाता है इंथाल्पी। ठीक है, U क्या है, इंटरनल एनर्जी, और P इंटू V ये क्या है, प्रेशर इंटू वेलोसिटी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। P इंटू V को मिला के बोला जाता है फ्लो वर्क, फ्लो वर्क। तो U प्लस PV जो टर्म है इसी को बोला जाता है इंथाल्पी। जो इंथाल्पी रहता है ये शो करता है टोटल हीट को, टोटल हीट को शो करता है। ठीक है, तो याद रखना U प्लस PV कहीं भी दिखे वो क्या है, इंथाल्पी है। ठीक है, और एक होता है स्पेसिफिक इंथाल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होता है, तो इंथैल्पी, इंथैल्पी पर यूनिट मास, सबको अगर मास से कर देगा, PV बाय मास इज इक्वल टू ये इंथैल्पी मास, ये छोटा इंथैल्पी ये हो जाएगा, तो ये इसी को कहते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो U बाय M कर देंगे तो छोटा u प्लस PV इज इक्वल टू H, ये तुम्हारा क्या हो गया, स्पेसिफिक एंथैल्पी U प्लस PV। ठीक है, तो याद रखना कि इंथैल्पी कुछ नहीं है, U प्लस PV को ही इंथैल्पी बोला जाता है, ये शो करता है टोटल हीट को, बस इतने जानना है इसमें। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, तो यूनिट जो तुम्हारा एनर्जी का यूनिट है, हीट का यूनिट है, वही किसका यूनिट है, इंथैल्पी का यूनिट है। क्या हो जाएगा, जूल, जूल पर केजी केल्विन नहीं कर सकता, नहीं सकता है, जूल पर केजी केल्विन का है कि यहाँ पे जो तक इंटरनल एनर्जी, ये जूल पर केजी केल्विन क्यों लग रहे हैं, स्पेसिफिक इंथैल्पी, जनरली टर्म यूज होता है स्पेसिफिक इंथैल्पी, इसीलिए जूल पर केजी केल्विन। और ऐसे सिर्फ इंथैल्पी अगर बोलेगा तो जूल। ठीक है, अब देखते हैं कि फर्स्ट लॉ फॉर डिफरेंट प्रोसेस, तो याद रखना किसके लिए बोल रहा है, प्रोसेस के लिए। प्रोसेस, ये प्रोसेस साइकिल में ही सब कोई गड़बड़ाता है। डिफरेंट प्रोसेस के लिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ फॉर डिफरेंट प्रोसेस। तो हम लोग क्या क्या प्रोसेस जानते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या होता है, इसको और क्या क्या बोला जाता है बताओ, आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोला जाता है, भी कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ तो हम लोग क्या जानते हैं, वर्क P इंटू DV। तो DV मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट मीन्स वर्क जीरो का है कि चेंज वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो फाइनली जीरो, ये मिल चुका है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या जानते हैं, डेल Q इक्वल टू DU प्लस डेल W, ये चीज़ जीरो हो गया, यानी फाइनली क्या कि जितना हीट देंगे टोटल क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला कि, और इंटरनल एनर्जी का फार्मूला हमेशा याद रखना होता है mCV/dt। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चला है कि जितना भी हीट देंगे टोटली कन्वर्ट होगा इंटरनल एनर्जी में। कांस्टेंट वॉल्यूम जब रहेगा तो टोटली इंटरनल, कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू का क्या हो गया, mCV/dt। ठीक है, अब देखते हैं आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर। इसके लिए क्या हम लोग देखे थे कि W इक्वल टू P इंटू DV, प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, D PV भी लिख सकते हैं, प्रेशर तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भीतर कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या जानते हैं कि डेल Q इक्वल टू DU प्लस डेल W। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डेल Q इक्वल टू DU प्लस, ये लिख दो D PV, तो इसको फाइनली क्या सकते हैं DU प्लस PV। यहाँ से U प्लस PV हम लोग क्या जानते हैं, ये क्या है, इंथैल्पी, तो DH। तो डेल Q इक्वल टू DH किसके केस में, याद रखना कि जितना हीट देंगे वो टोटल इंथैल्पी चेंज में
काम आ जाएगा, वो किस में होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और याद रखना क्लोज सिस्टम में इंथाल्पी का टर्म सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में ही होता है, बाकी और कहीं तुमको इंथाल्पी का टर्म दिखेगा नहीं। और याद रखना इंथाल्पी इक्वल होता है एम सी पी डी टी। यहाँ पे डी यू का फॉर्मूला एम सी बी डी टी, यहाँ पे डी एच का फॉर्मूला एम सी पी डी टी, याद रखना। तो डेल क्यू इक्वल टू क्या हो गया, एम सी पी डी टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना। उसके बाद आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है, हम लोग वर्क के बारे में क्या जानते हैं, इसमें क्या होता है, वर्क P1 V1 ln V2/V1, पहले क्लास में सब पढ़ा चुके हैं, अगर जो नहीं पढ़ा है देख लो, बहुत ही काम आएगा। और हम बार बार बता रहे हैं कि नोट्स बना लो, उसके बाद अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर हमको बोलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा वर्क। यहाँ से डेल क्यू इक्वल टू क्या मिला, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। यहाँ देखो आइसोथर्मल है, ठीक है। और यहाँ पे डी यू का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, एम सी पी डी टी। तो टेम्परेचर बोल रहा है कि कोई चेंज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा डी यू क्या हो जाएगा, जीरो। इस केस में क्या हो गया कि टोटल जितना हीट देंगे वो टोटल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना हीट देंगे वो वर्क में ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि डेल क्यू इक्वल टू P1 V1 ln V2/V1, जो वर्क का फॉर्मूला उसको लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हीट दे रहे हैं, वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी जीरो, ठीक है। याद रखना आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हीट और वर्क दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को और क्या बोला जाता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। याद रखना एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है ये तुम्हारा आइसेंट्रोपिक होता है, आइसेंट्रोपिक होता है। लेकिन सभी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रिवर्सिबल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये क्यों तो नहीं होता है, ये आगे जब पढ़ेगा तो क्लियरली पता चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना रिवर्सिबल एडियाबेटिक अगर हुआ तो वो आइसेंट्रोपिक होगा, लेकिन सभी आइसेंट्रोपिक जरूरी नहीं होता है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा, इसको ध्यान देना। ये बाद में फिर आएगा तो उसमें क्लियर हो जाए क्यों नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल हम लोग जानते हैं इसमें पी वी का गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और सबसे बड़ी बात जानते हैं कि एडियाबेटिक टर्म जहाँ भी आ गया वहाँ का मतलब क्या है कि हीट ट्रांसफर जीरो, ठीक है। हीट ट्रांसफर जीरो मतलब हम लोग क्या जानते हैं, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। यहाँ पे यही है जीरो, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे कि जो भी हम वर्क करेंगे वह क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, एम सी भी डी टी, जो तुम्हारा मतलब कोई सिस्टम है उसमें जो इंटरनल एनर्जी होगा उसी के कारण वर्क मिलेगा। तो जब इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट होगा वर्क में तो इंटरनल घटेगा, इसलिए माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ये तुम्हारा हो गया। अब देखो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को और मतलब क्या बोला जाता है, जनरल गैस फॉर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि डेल क्यू इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो इसको जो फाइनली जब पुट करेगा एम सी वी डी टी प्लस इसका वर्क हो तो क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2/n-1, सब जब फाइनली जब निकालेगा तो आता है तुम्हारा गामा माइनस एन बाई गामा माइनस वन, गामा माइनस एन बाई गामा माइनस वन इंटू P1 V1 माइनस P2 V2/n-1 आता है, ठीक है। तो ये क्या है, वर्क डन। तो याद रखना गामा माइनस एन बाई गामा माइनस वन इंटू वर्क, एक किसका, क्लोज का है, क्लोज, यह था डेल क्यू। तो याद रखना इससे क्या पता चल रहा है कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्यू जीरो नहीं होता, इसमें तुम्हारा आइसेंट्रोपिक में क्यू जीरो, ठीक है, क्यू जीरो आया, इसको ध्यान रखना, ये आया क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है। हम लोग सीपी पढ़े थे, है ना, सीवी पे पढ़े थे, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, सी एट आइसोथर्मल के लिए क्या था, तुम्हारा मतलब इन्फिनिटी था, सी आइसेंट्रोपिक के लिए क्या था, जीरो था। इसी टाइप से अगर सी पॉलीट्रोपिक का देखें तो ये इसका फॉर्मूला होता है माइनस सी भी इंटू यहाँ पे गामा माइनस एन बाई n-1,
ये होता है तुम्हारा सी पॉलीट्रॉपिक का। कभी अगर जरूरत पड़े तो याद रखना, ज़्यादा इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये जो तारों हम बताए पहले बताया था कि पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स का क्या बताए थे, एन इक्वल टू एल एन P2/P1/ln, यहाँ पे P2 है तो यहाँ पे P1/P2, ठीक है, ये हो गया। या फिर हम लोग अगर यहाँ पे ln P1/P2 लेते हैं तो यहाँ पे ln V2/V1 करेगा, फिर भी सही होगा। तो ये चीज़ याद रखना मैंने, ठीक है। ये पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। अब हम पढ़ते हैं जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या बोलता है? तो जूल्स लॉ कुछ नहीं बोलता है, बोलता है कि इंटरनल एनर्जी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt, चेंज इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बस यही है तुम्हारा इंटरनल एनर्जी। जूल्स लॉ बोलता है इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt। तो इससे क्या मिल रहा है कि du इक्वल टू mcv, ये दोनों कांस्टेंट है dt। बस याद रखना, इंटरनल एनर्जी ये डिपेंड करता है मोलिकुलर स्ट्रक्चर पे, उसका मोलिकुलर मतलब स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड करता है, मोलिकुलर वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये सब में डिपेंड करता है, ठीक है। अब एगो बहुत अच्छा प्रोसेस पढ़ेंगे, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन इसको और क्या बोला था, अनरेस्ट्रेंट प्रोसेस। एक्सपेंशन अनरेस्ट्रेंट प्रोसेस मतलब कोई भी तो रुकावट नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस क्या होता है कि एक्सपेंशन ऑफ गैसेस एगेंस्ट वैक्यूम के एगेंस्ट गैस का एक्सपेंशन, वही होता है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। तो देखो कैसे होता है। ये मान लो एक चेम्बर, इसमें क्या करते हैं कि एक साइड में पूरा गैस भर दें, और एक साइड में वैक्यूम पंप का यूज करके पूरा इसको वैक्यूम कर दें, पूरा गैस जो था पहले उसको हटा दें वैक्यूम पंप, और इसको जो है चेम्बर को पूरा इंसुलेट कर दें, यानी कोई भी हीट ट्रांसफर, यहाँ पे हीट ट्रांसफर 0 कर दें, ठीक है। तो इस केस में ये जो पार्टीशन है, इसको अगर हम अचानक सडनली अगर मतलब रिमूव कर दें तो क्या होगा, जो गैस ये पूरा में फैल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, तो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन होगा, मतलब कोई भी बाधा मतलब नहीं आएगा, 0 बाधा। और अगर याद रखना कि कोई चीज़ पे अगर हमको रोक नहीं रहा है तो उस केस में वर्क हमको कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो याद रखना फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन 0। और साथ ही में हम बोल दिए हैं कि ये जो पूरा जो चैम्बर रहता है इंसुलेटेड रहता है, इंसुलेटेड रहेगा तो हीट ट्रांसफर ऑल्सो 0, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जनरली कोई भी चीज़ को फुल्ली इंसुलेट तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब हम लोग डेल क्यू को तो 0 पे कैसे करते हैं, ये जो पार्टीशन इसको जब हटाएंगे तो इतना फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, बहुत फर्स्ट एक्सपेंशन होता है। तो क्या होता है कि हीट ट्रांसफर के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, इसके कारण से हीट ट्रांसफर को 0 लेते हैं। तो याद रखना फ्री एक्सपेंशन में जो प्रोसेस होता है बहुत फर्स्ट प्रोसेस होता है, और इसी कारण से हीट ट्रांसफर एकदम निग्लिजिबल होता है, इसलिए Q0 और वर्क 0। अगर Q और वर्क 0 हो गया तो यहाँ से हम लोग क्या जान रहे हैं, फर्स्ट लॉ से डेल Q इक्वल टू DU प्लस डेल W। तो यहाँ से ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो यानी जो एनर्जी रहेगा, इसको एनर्जी मान लो, तो एनर्जी क्या होगा, फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी दोनों सेम होगा। और ऐसा होगा तो जो टेम्परेचर T इनिशियल इक्वल टू T फाइनल होगा। क्या समझा? तो याद रखना फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन 0, हीट ट्रांसफर को DE 0, DE 0 जब होगा तो ई और क्या हो, ई कांस्टेंट हो जाएगा, TF इक्वल टू TI हो जाएगा, ठीक है। और क्या, ये जो प्रोसेस है ये याद रखना फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस ये क्या होता है, हाईली इरिवर्सिबल। ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, हाईली इरिवर्सिबल। किसके लिए, क्लोज सिस्टम। ये कौन सा प्रोसेस है, क्लोज सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम।
हाईली इरिवर्सिबल फॉर क्लोज सिस्टम, प्री एक्सपेंशन प्रोसेस, याद रखना, ठीक है, हमेशा मतलब ये आएगा, काम आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज हम इतने रहने देते हैं, ठीक है। और जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कर ले ताकि जल्दी से तो वीडियो पा सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।